केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ओबीसी वर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, दोनों ही ओबीसी वर्ग से। उसके बाद भी ये रिजर्वेशन रुका हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं एक कहें तो छात्रों का अहित ही हो रहा है और उनके रिजल्ट भी रुक रहे हैं। तो जब सेंट्रल की आपने बात की और सेंट्रल में बैठा व्यक्ति भी ओबीसी से है और उसके बाद भी, तो फिर क्या आप देखते हैं कि क्या वो भी आरएसएस की वजह से रुक रहा है? तरवर सिंह लोधी जिन्होंने अपना दल बदल नहीं किया था वो 2023 के चुनाव में हार गए, और जो व्यक्ति ने दल बदल किया वो 2024 में चुनाव जीत के आ गए। तो जिसने जनता के मत को रखा वो व्यक्ति आज सत्ता से दूर है, और जो व्यक्ति ने दल बदल किया वो आज सत्ता में है। तो इसको कैसे कि ओबीसी महासभा में लोधी समाज की तो बात काफ़ी उठाई जाती है, या फिर जाति बाहुल्य जिन ओबीसी वर्ग की संख्या है उन जातियों की बात उठाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सेन समाज है, नेमा समाज है, ताम्रकार है, विश्वकर्मा है, ऐसे समाज जिनकी संख्या सोनी है, इन कम संख्या वाले समाजों की उतनी पूछ परख नहीं होती है, या फिर उनका प्रतिनिधित्व क्या अवसर उतना नहीं मिलता है। ये क्या कारण देख? बहुरीबंद के जो क्षेत्रीय निवासी हैं, जो बहुरीबंद विधानसभा के निवासी हैं, वो विधायक क्यों नहीं बन पाते? ब्राह्मण समाज है, वो बाहर से आया है, यूरेशिया से आया है। इस बात में आप क्या मानते हैं कि क्या वो बाहरी हैं या आपके अपने हैं? तो ये प्रश्न क्या राहुल गांधी या कांग्रेस से भी नहीं बनता कि जब आपके पास पूर्ण बहुमत के साथ सरकारें रहीं तब आपने ओबीसी वर्ग को उनका हक क्यों नहीं दिया, या जातिगत गणना क्यों नहीं करवाई? जैसे कि 2004 से 2014 तक तो कांग्रेस की भी सरकार थी, उनने उस समय क्यों नहीं? नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है, और आज हमारे साथ हैं ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश लोधी जी, जिनसे आज हम जानेंगे कि ओबीसी महासभा किस कार्यप्रणाली पर काम करती है, साथ ही साथ वो जिस विधानसभा के निवासी है बहुरीबंद, उस विधानसभा के बारे में भी उनसे बात करेंगे। राकेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि आप ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक सफर की शुरुआत आपकी कैसे हुई? शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपने कुछ वर्गों की बात उठाना शुरू किया? कैसे आपने लोगों की समस्याओं के विषय में बात करना शुरू किया? तो शुरुआत कैसे हुई? देखिए, 2005 में चूंकि मेरा गांव अमरगढ़ है, हम पंचायत चुनाव से शुरुआत किए थे, लेकिन वहाँ भी देखे थे कि हमारे यहाँ जो पूंजीपति हैं वो आके पंचायत चुनाव में जनपद सदस्यों में इस तरीके से काम कर रहे थे और प्रत्याशी बन रहे थे। लेकिन 2005 में हम लोग ग्राम पंचायत से शुरुआत की। 2005 में हमारे पिताजी सरपंच बने, 5 के बाद में 10 में श्रीमती जी बनी, 10 से 15 के बीच में फिर जिला पंचायत लड़े तो चुनाव हारे भी, फिर पुनः रिटर्न लौटे। 2022 में चुनाव लड़े तो अच्छी 17-18 हजार मतों से जीते भी। तो इस तरीके से राजनीतिक शुरुआत हुई। और जो प्रदेश में चूंकि 2003 से 2025 आज भी तक की कंडीशन में 2003 से 2025 तक के बीच में सदैव ओबीसी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला, इसमें दो मत राय है नहीं। 2003 की जब चुनाव की शुरुआत हुई तो उस टाइम पे सदैव सुखलाल कुशवाहा जी ने एक नारा दिया था कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है, पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है। तब से आज तक ओबीसी का मुख्यमंत्री मिला, और बीच में 2014 के बाद में देश के प्रधानमंत्री भी ओबीसी से मिले। लेकिन आज भी मध्य प्रदेश और देश में जो पिछड़े वर्ग की आबादी है 50.9% आबादी, तो 2011 के आर्थिक जनगणना में मालूम हुई कि 50.9% आबादी ये सरकार ने कोर्ट में आंकड़ा सबमिट किया। लेकिन आधी से ज्यादा आबादी को आज तक 14% से अधिक अधिकार नहीं मिले। तब हम लोग जाने कि पिछड़े वर्ग की आबादी आधी से ज्यादा है और जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत नाम मात्र में है। तो खूब सारे बच्चे जब पढ़ लिख के आए लेकिन उनको जब प्रतिनिधित्व न मिला तब उनकी पीड़ा हम लोग समझे, और उस पीड़ा को लेकर के लड़ाई ओबीसी महासभा लड़ रही थी।
तो जैसे कि आप ओबीसी महासभा से जुड़े कब, किस सन में आप? मैं 2019 में जुड़ा था ओबीसी महासभा से। पहले मैं राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा में काम कर रहा था, लेकिन जब समझ में आई और जो ओबीसी महासभा के लोग थे, धर्मेंद्र कुशवाहा, महेंद्र लोग, तो बोले कि भाई आप समाज का काम नहीं जमात का काम कीजिए, चूंकि प्रतिनिधित्व की बात है। तब जाके मैं ओबीसी महासभा में जुड़ा और तब से आज तक ओबीसी महासभा में काम कर रहा हूँ। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि जिला पंचायत के सदस्य आपकी पत्नी है और आप उस कार्य प्रणाली को देख रहे हैं, तो आप एक चीज़ देखते होंगे लगातार कि जिला पंचायत चुनाव जब होते और सदस्यों का चयन होता है, उसके बाद उसमें खरीद फरोख्त होती है। तो हर सदस्य को उनको बोली लगाई जाती है, उनको पैसे का प्रलोभन दिया जाता है। तो जब जिला पंचायत के जो अध्यक्ष रहते हैं वो या उपाध्यक्ष रहते हैं, वो उस फंड को या उस पैसे का रिकवर कैसे करते हैं? क्योंकि लाखों रुपया देते हैं तो वो रिकवर भी करते होंगे, वो कैसे करते हैं? देखिए, ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, चूँकि मेरे यहाँ सुरक्षित सीट थी जिला पंचायत में और हमारे यहाँ सिंगल कैंडिडेट एक ही थी जो चुनाव लड़ी। लेकिन जो पंचायती राज था पहले और अब, धरती आसमान का अंतर। पंचायती राज कहने के लिए, चूँकि मेरी श्रीमती जिला पंचायत सदस्य है, तो काफ़ी मैं देखा सुना जो पहले के पावर थे, जो जिला पंचायत के पावर थे, जिला इकाई कांग्रेस सरकार के टाइम पर थी इकाई, उस टाइम पे एक पावरफुल जिला पंचायत सदस्य था। लेकिन आज की कंडीशन में नहीं है। आज की कंडीशन में सत्ता महत्वपूर्ण है। अगर आप सत्ता के साथ में हैं तो आपकी आवाज सुनी जाएगी, अगर आप सत्ता के साथ में नहीं तो आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो गतिरोध हो रहा है पहले और अब में, वो धरती आसमान का अंतर बढ़ा रहा है। क्योंकि सत्ता में अब सत्ता की सड़क के हिसाब से लोग बाग काम कर रहे हैं, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, प्रतिनिधि हो, उनके हिसाब से काम हो रहे हैं अधिकतर। अब आपसे जानेंगे कि जैसे ओबीसी महासभा से आप लगातार जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, किस विचारधारा से काम करती है ओबीसी महासभा, या क्या सोच लेकर आगे बढ़ रही है ओबीसी महासभा प्रदेश में और आगे भी बढ़ रही है? तो उसकी सोच को हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, सोच तो हमारी प्रतिनिधित्व को लेकर रही है कि जो आबादी है हमें प्रतिनिधित्व मिले। ओबीसी महासभा किसी धर्म, जाति, किसी का व्यक्तिगत का विरोध नहीं किए। एससी एसटी को 100% रिजर्वेशन मिलता है, प्रतिनिधित्व मिलता है। ओबीसी की आबादी 50.9% आधे से ज्यादा है और उसको मिलता है 14%। ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन सरकार ने दिया। ओबीसी महासभा का, ओबीसी का किसी भी व्यक्ति ने उनका विरोध नहीं किया। लेकिन जब ओबीसी महासभा आज जो प्रतिनिधित्व मांग रही है, उसका विरोध आए दिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो सरकार है 2003 से 25 तक पिछड़े वर्ग की, कहने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी उमा भारती रही हों, या शिवराज जी रहे हों, बाबूलाल गौर रहे हों और वर्तमान में मोहन सिंह जी। लेकिन जो छलावा हो रहा है पिछड़े वर्ग का, हमारी लड़ाई वास्तविकता में प्रतिनिधित्व की है। लेकिन बीच बीच में जहां अति हो रही है, लोग गलत कर रहे हैं, कहीं मूत रहे, कहीं पैर धुला रहे, जैसे अभी ये बल्लू लोधी की घटना है, हमारे मलघन की, कटनी जिले से संबंध रखते हैं, बाजू से लगा हुआ है, पन्ना जिला लग जाता है। अब 72 साल 70 साल के बुजुर्ग को 3 मिश्रा बंधुओं ने मारा और इसके बाद में 39-40 दिन एडमिट रहने के बाद में अस्पताल में उसकी कोई ना सुनवाई हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तब उन्होंने किसी को बताया होगा कि आप ओबीसी महासभा से मांग करो, वीडियो बनाओ, आवेदन दो, तो आपकी लड़ाई ओबीसी महासभा लड़ेगी तो आपको न्याय मिलेगा। जब उनके घर गए, देखने के गए, तो पंडित जी की अवैध 1 हेक्टेयर में चरनोई की जो भूमि रहती है पशुओं को चरने के लिए, वहां अवैध उत्खनन है, लेकिन वो सरकार प्रशासन को नहीं दिख रहा। तो इस तरीके की जब घटनाएं घटती हैं और जहां हमें मदद के लिए मांगा जाता है, लोग बाग मदद मांगते हैं, तो उनकी आवाज भी उठाते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि ये पन्ना जिले की बात है और ये, मैं अगर गलत नहीं तो पवई विधानसभा में जो विधायक हैं प्रहलाद लोधी जी, वो भी लोधी समाज से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, और उनके रहते हुए भी एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति शोषण कर रहा है या फिर अत्याचार कर रहा है। तो फिर कैसे अपन कह सकते हैं या हम और आप कह सकते हैं कि ओबीसी व्यक्ति को उसका
प्रतिनिधित्व अगर मिलता है तो वो अपने व्यक्तियों के हक का संरक्षण करेगा या उसके हकों के लिए आवाज बुलंद करेगा? देखिए, मेन चीज होती है सत्ता में सेंटर पॉइंट में। हमारे माननीय विधायक जी विधायक तो हैं, लेकिन यही तो दुखद है कि सामने वाला वहां प्रतिनिधित्व कर रहा है, ओबीसी का व्यक्ति है, समाज का व्यक्ति है, और समाज के व्यक्ति के साथ में गलत कर रहा है, और से समाज का व्यक्ति आज ओबीसी महासभा से मांग कर रहा है जी। तो मुझे लगता है जो आरएस सेंटर पॉइंट चलाती है, वो जो मारा है बल्लू लोधी को, बजरंग दल का नेता है, और उनके एक भैया महामंत्री भाजपा में जो भी है, तो चूंकि सेंटर पॉइंट ताकत तो वहां है ना, तो मुझे लगता है कि विधायक जी का वहां पावर कम हो गया उनके आगे, इसलिए तो इस हिसाब से मारे, और आज तक की कंडीशन में वो गिरफ्तारी नहीं हुई। और दूसरी चीज, वो गिरफ्तार न होने के कारण आए दिन उनको आज भी दम और से दहशत दे रहे हैं कि अगर तुम आवाज उठाए तो एक दिन हम तुमको मार देंगे। तो मुझे लगता है कि पावर कहीं और है, ये कहने के लिए है विधायक प्रतिनिधि की विधानसभा की कहानी। ताकत मुझे नहीं समझ में आती, ताकत किसी और के पास में है। जैसे कि एक बात और सामने आती है कि ओबीसी छात्रों के लिए अब उनको रिजर्वेशन की बात सामने आई है और अब सरकार उसको रोक कर रखे है। सरकार चाहे केंद्र के कहें या राज्य की कहें, केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं वो भी ओबीसी वर्ग से प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वर्तमान में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, दोनों ही ओबीसी वर्ग से हैं। उसके बाद भी ये रिजर्वेशन रुका हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं एक कहें तो छात्रों का अहित ही हो रहा है और उनके रिजल्ट भी रुक रहे हैं। तो जब सेंट्रल की आपने बात की और सेंट्रल में बैठा व्यक्ति भी ओबीसी से है, और उसके बाद भी तो फिर क्या आप देखते हैं कि क्या वो भी आरएसएस की वजह से रुक रहा है? मुझे लगता है इसमें कहने में दो मत की राय नहीं है, चूंकि आरएस संगठन ऐसा है जो भाजपा को आरएस चलाता है। अगर न चलाता होता तो देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के, प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के, और आज उन्हीं की आबादी जो है आज दर दर की ठोकरें खा रही है। 13% होल्ड में हजारों छात्र। मैं पूछता हूं सरकार से, उनकी गलतियां क्या थी छात्रों से? पॉलिसी बनाई सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार कमलनाथ की थी, जब उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव लेके आया, प्रस्ताव पारित हुआ, राज्यपाल के सिग्नेचर हुए, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि हमारी 13% होल्ड में हम स्टे नहीं किए, तो स्टे ने लगाया किसने फिर? तो सरकार की नियत नहीं है पिछड़े वर्ग को देने के लिए। अगर नियत होती तो देखिए, जो हम कहते हैं ओबीसी से अगर देने की नियत होती और से अगर कोई देने वाला होता तो अर्जुन सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में रिजर्वेशन दिया, प्रतिनिधित्व दिया, बीपी सिंह ने दिया, तो देने वाले जो है दे गए, तो आज भी उनका नाम है। लेकिन इनकी नियत और नीति में खोट है। तब तो आज 2003 से 2025 तक पिछड़े वर्ग के लोग इनसे छलबल के साथ में, जिस तरीके से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये स्टे ले लेके और बार बार डिले करके, अभी आप देखे होंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई कि रनिंग में पर डे सुनवाई होगी ओबीसी की रिजर्वेशन की, प्रतिनिधित्व की, लेकिन सरकार के जो वकील करोड़ों रुपए फीस लिए। और मुझे लगता है एक दिन मैं दैनिक भास्कर के उसमें पेपर में दे तो 100 करोड़ से ज्यादा वकील लोग फीस ले गए, काय की लड़ाई लड़ने के लिए कि हम पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन देने के प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़। लेकिन वो वही तो मैं कहता हूं, नीति और नियत में खोट है। अगर आप देने की बात करते तो 100 करोड़ फूंकने की क्या जरूरत? अगर आपको लगता है कि नहीं केंद्र में सरकार स्टे कर रही है, कि केंद्र में सरकार देना नहीं चाहती, तो अब तो डबल इंजन की सरकार है। मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को लोकसभा का सत्र बुलाना चाहिए, लोकसभा में और राज्यसभा में पास करके और आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दे सकते हैं। क्यों? कि जो इंदिरा साहनी का जजमेंट की आड़ ले रहे थे लोग कि नहीं 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाए जी, लेकिन 10% ईडब्ल्यूएस को मिला तो 50% तो क्रॉस कर गया। और जब 60% प्रतिनिधित्व तो हो गया तो ओबीसी को देने में मुझे लगता है ये बाधा बन रही है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आरएस भाजपा की नीति और नियत में खोट है, वो देना नहीं चाहते, इसलिए कोट हमें चक्कर लगा रहा है। अब आपसे एक और प्रश्न ये बनता है कि जैसे कि आपने ये प्रश्न किया और नीतियों पर भी सवाल खड़े किए, आज ओबीसी वर्ग का जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है
आज चाहे वो विधायक का हो चाहे सांसद का हो, मध्य प्रदेश में भी उनकी संख्या काफ़ी। उसके बाद भी आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। समाज भी कहीं न कहीं ये विचार करके वोट करता है, जाति देखकर वोट होती है, आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि लेकिन वो जाति के लिए क्या वो व्यक्ति खड़े होते हैं, जो व्यक्ति चुन के जाते हैं? चाहे आपका पवई क्षेत्र हो, चाहे आपका दमोह क्षेत्र में लोकसभा में हो, चाहे आपका जबेरा क्षेत्र हो, वहीं के जो लोधी वर्ग के व्यक्ति हैं, वो कहीं न कहीं लोधी ही जनप्रतिनिधि से परेशान है। ऐसा क्यों आप देखते हैं? चाहे द्रकपाल सिंह लोधी का मामला हो, चाहे आपने अभी पवई का जो मामला बताया वो हो, चाहे जबेरा में पुष्पेंद्र लोधी का मामला हो, लोधी ही जनप्रतिनिधि से लोधी वर्ग का व्यक्ति ही परेशान है। ये क्यों? देखिए, मैं पुनः वही बात बोलता हूँ कि जो सत्ता की ताकत है वो आरएस के पास में है, और आरएस और भाजपा का संगठन जब तक इनको ये नहीं बोल देता है कि आपको बोलना है, इनकी ताकत नहीं है कि ये अच्छे और बुरे में बोल सके। अगर इनको सत्ता की ताकत इनकी खुद की होती और ये जिम्मेदारी से पद का निर्वहन करते होते, तो मुझे लगता है पवई हो चाहे दमोह हो चाहे सागर हो, बोलना चाहिए। मैं तो आने वाले समय में हम लोग यही पब्लिक को बताएंगे, यही समाज वर्ग को बताएंगे कि देखिए, आपका प्रतिनिधि जब तक आरएस भाजपा का गुलाम होगा, आपकी आवाज कभी नहीं बन पाएगा। आपके वोट मांगने के टाइम पर तो वो समाज का हो जाता है, आपके वोट मांगने के टाइम पर वर्ग का हो जाता है, लेकिन जिस दिन प्रमाण पत्र उसको प्रतिनिधित्व का मिल जाता है, जिस पार्टी सिंबल का, तो वो सिंबल का गुलाम हो जाता है। सिंबल की बिना अनुमति की ये कुछ भी नहीं बोल सकते। और आज जो घटनाएं घट रही हैं और नहीं बोल पा रहे, उसका कारण भी यही है। अब आपसे एक प्रश्न बनता है कि आप लोधी समाज से हैं। आज आपने 2020 का एक घटनाक्रम देखा होगा कि लोधी समाज से 2 विधायकों ने दल बदल किया, और उसके बाद कहीं न कहीं आपने भी ये चीज़ देखी होगी और महसूस की होगी कि लोधी समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं या नेता हैं, उन पर से विश्वास जनता का पहले की तुलना में कम गया है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जबकि तरवर सिंह लोधी, जिन्होंने अपना दल बदल नहीं किया था, वो 2023 के चुनाव में हार गए, और जो व्यक्ति ने दल बदल किया वो 2024 में चुनाव जीत के आ गए। तो जिसने जनता के मत को रखा वो व्यक्ति आज सत्ता से दूर है, और जो व्यक्ति ने दल बदल किया वो आज सत्ता में है। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो जो जिस सिंबल से जो चुनाव लड़ा जीता, उस और पब्लिक ने भी उसको उस सिंबल से जिताया, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उस सिंबल के साथ में खड़े रहे। अगर किसी ने, आज बात आती है कि लोधी समाज के 2 विधायकों ने खरीद फरोख्त करके कि पैसा पाके दल चेंज करके दूसरी पार्टी से लड़ गए और पुनः जीत गए, बात लोधी समाज की भर नहीं है। लोधी समाज का हो, ब्राह्मण, एससी, एसटी, सब वर्ग के जितने, चूंकि हजारों विधायकों ने पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में जाके सिंबल लेके चुनाव जीते। हमारा जो आज पूरे देश में वोट चोरी का सवाल हो रहा है कि वोट चोरी से सरकारें बन रही हैं, कि ईवीएम में संदेह जा रहा है, यही तो एक रीजन है। पब्लिक, अगर पब्लिक उसकी शुभचिंता, अगर पब्लिक ने जिस सिंबल से उसको वोट दिया जिताया ना, और पुनः वो अगर क्रॉस करके और उसे खरीद फरोख्त में आके दूसरे सिंबल से लड़ जाता, पब्लिक जिता देगी? न जितागी। कहीं ना कहीं ये वोट चोरी और जो अंदर खाने की ये कहानी होती है, उसका कारण है। और मुझे लगता है अगर एक बार सरकार वाकई में अगर चाहती है, चूंकि लोगों का संदेह हो गया है ईवीएम से, अगर एक बार सरकार चाहे तो बैलेट पेपर से करा के देख ले। अगर बैलेट पेपर में भी अगर वही प्रतिनिधि जीतता है तो हम समझेंगे कि नहीं, प्रतिनिधि वाकई में पब्लिक जिताती है। और अगर ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो वोट चोरी और ईवीएम को मैं दोषी मानता हूँ। अब आपसे एक बात ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ओबीसी महासभा पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि ओबीसी महासभा में लोधी समाज की तो बात काफ़ी उठाई जाती है, या फिर जाति बाहुल्य जिन ओबीसी वर्ग की संख्या है उन जातियों की बात उठाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सेन समाज है, नेमा समाज है, ताम्रकार है, विश्वकर्मा है, ऐसे समाज जिनकी संख्या सोनी है, इन कम संख्या वाले समाजों की उतनी पूछ परख नहीं होती है, या फिर उनका प्रतिनिधित्व क्या अवसर उतना नहीं मिलता है। ये क्या कारण देखते हैं? नहीं, ये कहना तो गलत है। हाँ,
कुछ जातियां हैं लेकिन अभी ओबीसी महासभा से जुड़ी नहीं है। लेकिन ये ब्लेम लगाना कि ओबीसी महासभा लोधियों की आवाज उठाती है, अन्य की नहीं उठाती, ये गलत धारणा है। हम छतरपुर में पाल समाज, साहू समाज, कुशवाहा समाज के आंदोलन किए, कुर्मी समाज के आंदोलन किए। आपके अभी कुछ दिन पहले दमोह में कुशवाहा समाज की आवाज उठाए। कल के दिन हम उस पवई में लोधी समाज की आवाज उठाए। तो मुझे लगता है ये कहना गलत है। होता क्या है, कई बार हमें जानकारियों का अभाव होता है। अगर वो समाज, वो कास्ट हमसे जुड़े और घटना की जानकारी दे दे, हमारा मुख्य कारण है कि हमें इन घटनाओं से लड़ने का हमारी ओबीसी महासभा का ठेका नहीं है, जिम्मा नहीं है। हम तो लड़ाई अपने प्रतिनिधित्व की लड़ रहे थे। लेकिन जहां प्रशासन नहीं सुन रहा है, लोगों की आवाज दबाई जा रही है, उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और वो हमें वीडियो के माध्यम से आवाज उठाते हैं कि भैया हमारी कोई घटना नहीं सुन रहा है, आप उठाइए, आवाज बनिए, तब जाके हम विवश होके, अगर प्रशासन आवाज उठा ले तो हमें वहां जाने की जरूरत क्या है। लेकिन जब सत्ता के कहीं ना कहीं संरक्षण के कारण उनको न्याय नहीं मिल पाता, आदमी आवाज उठाता है, तब हम जाते हैं। नहीं तो हमारे भी सींग नहीं है कि हम चाहे जहां जाके लड़ाई लड़े और वो करें, क्योंकि ये प्रशासन और सत्ता के कारण जहां अन्याय के खिलाफ न्याय नहीं मिल पा रहा, वहां निश्चित तौर पे हम तो जैसे कि जनरल कैटेगरी का कोई व्यक्ति है, अगर कोई ब्राह्मण है और उस पर अगर शोषण हो रहा है, तो क्या ओबीसी महासभा उसके लिए आवाज उठाएगी? मैं तो कहता हूं कि अगर उनके साथ में अन्याय हो रहा है और एक बार अगर आह्वान करेंगे कि ओबीसी महासभा हमें न्याय दिलाए, हमें शासन सत्ता से न्याय नहीं मिल पा रहा, हमारे साथ में अन्याय हुआ, तो 101% हम लोग वहां उस लड़ाई में खड़े होंगे उनको न्याय दिलाने के लिए। अब आपसे बात करते हैं आपकी विधानसभा बहुरीबंद के विषय में। बहुरीबंद में हमने 2023 में आपसे जब चर्चा की थी, तब भी एक सवाल था और आज भी एक सवाल वही है, क्योंकि 2023 की जनता ने उस चीज़ को रिपीट करने का अवसर दे दिया कि बहुरीबंद के जो क्षेत्रीय निवासी हैं, जो बहुरीबंद विधानसभा के निवासी हैं, वो विधायक क्यों नहीं बन पाते? बहुरीबंद से बाहर के ही विधानसभा में क्यों जा रहे हैं? विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर बहुरीबंद क्षेत्र के व्यक्ति को क्यों नहीं मिल रहा है? इतनी बड़ी विधानसभा है तो क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती या क्षेत्रीय व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता। आपको शायद याद होगा 2023 में कई जगहों पर दीवार पर लिखे भी गए थे कि क्षेत्रीय व्यक्ति को रोजगार अवसर दिया जाए। क्षेत्रीय व्यक्ति को फिर भी अवसर सरकार के दोनों ही पार्टियों से उतना नहीं मिला जितना उसको मिलना चाहिए था, और ना ही जनता ने वोट भी दिया। तो क्या कारण देखते हैं? देखिए, बिल्कुल सही है। पहले भी हमारी मांग और से इच्छा थी कि हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व क्षेत्र का व्यक्ति करे, और आज भी वही इच्छाएं और संभावनाएं है कि हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र का ही प्रतिनिधि जाके प्रतिनिधित्व करे। लेकिन दुर्भाग्य का ये पार्टियां वोट तो क्षेत्र के नाम से ले लेती हैं, कैंडिडेट आज तक क्षेत्र को बनाया नहीं। लेकिन बहुरीबंद क्षेत्र ने 2003 से 2023 तक लड़ाई तो लड़ी, तीसरे विकल्प में, चौथे विकल्प में खड़े होकर प्रयास किए, सफलता नहीं मिली है। लेकिन आज भी उम्मीद है, और जो हमारे यहाँ का रीजन है, चूंकि अब जो सत्ता और पावर है वो पैसों का है। आम आदमी चूंकि यहाँ कोई फैक्ट्री और से बड़ा आदमी नहीं है जो करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव लड़े। ये तो क्षेत्र की मांग और क्षेत्र की आशा है कि जो 23,000, 24,000, 26,000 तक निर्दलीय को 4 बार 5 बार दिन की व्यक्ति की तैयारी में 26,000, 27,000 वोट लोग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है ये तो मेरी भर नहीं, पूरे क्षेत्र की मांग है और लोग चाह रहे हैं कि क्षेत्र का प्रतिनिधि मिले। लेकिन दुर्भाग्य जो पार्टियां आज तक सिम्बल न दे पाई, मुझे लगता है इस कारण से आज तक क्षेत्र का व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाया। और जिस दिन अगर पार्टियां सिम्बल देना चालू कर देंगी तो मुझे लगता है 100% लोग यहाँ से प्रतिनिधित्व करेंगे। एक और समस्या का जिक्र हमारा 2023 के संवाद में भी हुआ था कि जब जनता चुनाव के लिए बात करती है तो उनको कई प्रलोभन दिए जाते हैं रोजगार के और शिक्षा से जुड़े। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि बहुरीबंद क्षेत्र के व्यक्तियों को उतना रोजगार उपलब्ध नहीं है। युवाओं को, चाहे मजदूर वर्ग हो, रोजगार के लिए वो आज भी परेशान है। क्या कारण देखते हैं कि यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है?
देखिए, रोजगार तो मिला है प्रतिनिधियों को। जो प्रतिनिधि हैं, इसके पहले हमारे 2003 से जो अभी तक की प्रतिनिधि रहे, जो प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में, किसी की खदान है, किसी की बस है, किसी की डंपर है, जो रोजगार मिला है उनको, लेकिन पब्लिक को रोजगार कुछ नहीं मिला है। आज भी बोहरियन विधानसभा में एक भी फैक्ट्री नहीं है, एक भी फैक्ट्री नहीं है। आज भी बोहरीवन में मंडी नहीं है, आज भी बोहरीवन में न्यायालय नहीं है, न्यायालय भी चालू नहीं है, स्वीकृत है लेकिन आज भी न्यायालय नहीं है। आज भी बोहरीवन में रजिस्ट्रार ऑफिस कटनी में है बोहरीवन के नाम से, लेकिन परिषद शायद नगर पंचायत हो जाए, ये बड़ी बात है। रोजगार के नाम पे 0 सन्नाटा है, रोजगार नहीं है बोहरीवन में। जैसे कि हमने सड़क व्यवस्था देखी तो कई ऐसे गांव हैं जिनमें आज भी सुदूर सड़क की व्यवस्था नहीं है। बोहरीवन क्षेत्र में बात कर रहा हूँ। सलीमाबाद क्षेत्र जो है उसमें भी ये समस्या है, और जो रेपुरा से आपका ये एरिया जोड़ते हैं उसमें भी कई गांव ऐसे हैं जिनमें ये सड़क की समस्या है। तो सड़क आज भी नहीं हो पाई है। सरकार कहती है कि हमने गांव-गांव को सड़क से जोड़ दिया है, तो क्या डेवलपमेंट किस स्थिति पर है? नहीं है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह है, हमारे ये तिगमा में अभी बरसात में रोपा लगा के विरोध लोगों ने किया था। ये सोहार के बाजू में गाड़ा है, वहाँ भी दलदल है, बारिश के टाइम पे लोग निकल नहीं पा रहे। निपनिया जंगल में है, आज भी कई सालों से सड़क की डिमांड चल रही है और हर वर्ष लोग प्रतिनिधि जाते हैं कि ये पक्की हो गई, स्वीकृत हो गई, और मेरे को लगता है सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां आज भी आवागमन दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि यहाँ जो व्यवसायी हैं उनकी बसें और से डंपर ट्रक नहीं चलते। अगर उनके बसें और डंपर ट्रक वैसे उस गांव में जाने लगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि वहाँ गांव के लोगों का आवागमन है, इसलिए आज तक वहाँ से नदारत है सड़कें। अब आपसे जानते हैं कि कटनी जिले में एक चीज़ काफ़ी चर्चित हुई खनन में, और जिसमें आपके विजय राघवगढ़ के जो विधायक हैं संजय पाठक जी, उनके विषय में ये बात आई कि उनका नाम भी आया, और कई ऐसे प्रश्न चिन्ह लगे कि शासकीय भूमि का मिसयूज़ किया गया, शासकीय कार्यप्रणाली अधिकारियों का मिसयूज़ किया गया। कोर्ट ने भी इस पर कई बार अभी निर्णय सुनाए और आदेश भी दिए, लेकिन फिर भी कोई काम उन पर खिलाफ नहीं होता है। देखिए, गवर्नमेंट आज तक कोई एक्शन नहीं ले पाई है। क्या कारण देखते हैं? देखिए, जब वो कांग्रेस में थे तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ, बीजेपी में है तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, सत्ता संरक्षण बहुत बड़ी ताकत है। आज डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल संरक्षण है। खनन के मामले में कटनी जिला वैसे ही चर्चित है। हमारे यहाँ 70 से 75 मार्बल की खदानें हैं। ये बोहरीवन क्षेत्र में है, कुछ सलीमाबाद क्षेत्र में लगती है। और जो ये खनन है तो निश्चित तौर पर आए दिन हो रहा है, और सत्ता प्रशासन किस हिसाब से मैनेज कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अब ये मैटर कोर्ट में भी है, तो मुझे लगता है अगर कोर्ट ने, न्यायालय ने अगर स्वतः संज्ञान लिया है और लोगों ने अपील किया है, तो मुझे लगता है न्यायालय सत्ता से दूर है। न्यायालय मुझे लगता है उसका निराकरण जरूर करेगी, और जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन अवैध उत्खनन बिजराहोगढ़ हो, बोहरीवन हो, अभी हमारे कुआ के बाजू में एक भकरवारा गांव है, वहां भी अवैध उत्खनन हो रहा है। लेकिन किसके सह पे हो रहा है? क्योंकि सत्ता और प्रशासन जहां संरक्षण दे रहे हैं वहां अवैध उत्खनन यहाँ पर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में चर्चित है। रेत की खदानें पहले छोटे छोटे जो व्यवसाय रोजगार कहना चाहिए, जैसे शराब की दुकानें हैं, रेत की दुकानें हैं, छोटे छोटे टेंडरों में तो हजारों लोग उससे व्यवसाय करते थे और वो करते थे। लेकिन आज देखो कि एक घाट से लेके पता चला 100 किलोमीटर तक के घाट की पोजीशन में ठेकेदार एक है। तो इस तरीके से अवैध, और आज गांव-गांव में शराब बिक रही है, महिलाएं आजकल रोड पे आ रही हैं, तो ये क्यों नहीं पकड़ा जा रही है? इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो निश्चित तौर पर इसमें मुझे लगता है अंधा आदमी भी बिना देखे बोल देगा कि सत्ता का संरक्षण, और सत्ता के संरक्षण के कारण अवैध शराब बिक्री हो चाहे अवैध उत्खनन हो, ये हो रहा है।
तो जैसे कि आपने जैसे अवैध शराब की बिक्री की बात की, तो जैसे भगवती मानव कल्याण संगठन है जो लगातार अवैध शराब की विक्रय पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है और अवैध शराब को पकड़ भी रही है। तो जब आप देखते हैं कि भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता शराब पकड़ लेते हैं, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती, क्या कारण है? यही तो संरक्षण है ना। पुलिस को मालूम है, पुलिस को बेचने वाले का नाम है, जो खरीदता है उसका नाम है, जहां से शराब जाती है उसका नाम मालूम है और कितने टाइम जाती है ये भी मालूम है। लेकिन सत्ता का संरक्षण और कमीशन खोरी जो प्रशासन है, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बोल रहे थे कि हमारी सरकार ने एक नीति बनाई है कि धार्मिक स्थानों में हम शराब की दुकानें बंद करेंगे जी। लेकिन वही सरकार की नीति है। जैसे मैं बोहरीगंज की बात कर रहा हूं, बोहरीगंज में एक शराब की दुकान थी, आज 2 हो गई। हर शहर में, हर जिले, हर रकबे में 2 दुकानें, 3 दुकानें, संख्या बढ़ रही है जी। और उसके साथ साथ जो गांव में पैकारी है वो आए दिन महिलाएं परेशान हैं। एक साइड माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारी लाडली बहनों को हम 1250 रुपए दे रहे और उनके जीजा हैं तो 1100-1200 रुपया की दारू पी के और उन्हीं के साथ में अत्याचार कर रहे हैं। यही विकास हो रहा है शराब के माध्यम से। अब आपसे जानना चाहेंगे ओबीसी महासभा के विषय में और भी चीजें, कि सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि ओबीसी महासभा जो है उसको फंडिंग कौन करता है, पैसा कहाँ से आता है? जो आंदोलन होते हैं, चाहे अभी छतरपुर का हो, चाहे बहुत बड़ी रैली निकली, उसके बाद अभी पवई में निकली, तो पैसा कहाँ से आता है? देखिए, फंडिंग नहीं होती है। फंडिंग आज ओबीसी महासभा की जो जन क्रांति है, जिनके दिमाग में है कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, हमारे अभी कल मैं मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ पवई का। पवई हम लोग गए, हम अपना डीजल भरवा के गए, लोग बाग जिसके पास में पिकअप थी वो पिकअप में गया, हजारों लोग मोटरसाइकिल में हमें रास्ते में मिले। तो इन्हें फंडिंग नहीं होती, ये क्रांति है। आज अपने आप को साबित करने के लिए, अपने हक के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए। एक भाई है हमारा लोकेंद्र गुर्जर, जब सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर हर्जाना के तौर पे 1 लाख रुपए की कहते कि आप गलत वो किए हो, 1000 रुपए दीजिए। लेकिन उसी ने ओबीसी महासभा के माध्यम से बैनर तले और से स्कैनर डाल के बोला कि मुझे 1-1 रुपए चंदा दो। तो 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपए चंदा हुआ और उसमें 5 रुपए 1 रुपए दिए। तो मुझे लगता है ये जन जागृति है। और भैया ये लड़ाई शुरुआत है। जब हम लोग लड़ रहे थे, ओबीसी कर रहे थे, ये बोल रहे थे कौन सा पागलपन है ओबीसी का, ये का है ओबीसी। लेकिन वो क्रांति धीरे धीरे बढ़ रही है। आज मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या पूरे देश की बात करें, हर जगह ओबीसी का एक प्रतिनिधित्व, अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आदमी आ रहा। खूब सारे बर्बाद हुए। मेरी भी एजेंसी चल रही थी, मैं भी काम कर रहा था, कई लोग काम कर रहे थे, बर्बाद हुई, लेकिन लड़ाई लड़ रहे कि चलो। और ये लड़ाई हमारी नहीं, आने वाले बच्चों की लड़ाई है। अब देखिए, सरकार 1200 रुपए लाडली बहना के 1250 रुपए बहनों को दे रही, लेकिन उन्हीं बहनों के जो भांजे भांजी हैं हमारे मामा के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्हीं के बच्चों को आज स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। तो मेन फोकस हमारा है हक अधिकार की, शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े और बच्चे अगर नौकरी, सर्विस, बिजनेस करेंगे तो मुझे लगता है 1200-1250 रुपए की जरूरत नहीं है। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे, कुछ करने लगेंगे तो 12-12.5 हजार रुपए कमा के आ सकते हैं। जैसे सम्मान निधि मिल रही है, 2000 रुपए, 6000, 12,000 रुपए सम्मान निधि मिल रही है। डीएपी यूरिया के लिए वही लाडली बहना संजय से सवेरे लाइन लगा के मिली है, 1 बोरी डीएपी यूरिया टाइम से नहीं मिल रही है। हमारी माननीय जब 2023 में चुनाव हुआ तो माननीय शिवराज जी पूर्व मुख्यमंत्री और आज वर्तमान में कृषि मंत्री जी, उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और उसमें बाकायदे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की फोटो थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 3100 रुपए की धान, 2700 रुपए का गेहूं खरीदेंगे। मुझे लगता है 2025 से अभी तक 3100 रुपए के धान और 2700 रुपए की रेट नहीं मिली। 100 रुपए यूनिट विद्युत देंगे।
तो क्या है, लोभ लोभावने वादे करके जो आप बोल रहे थे ना कि किस तरीके से प्रतिनिधि जीत जाते हैं, जी। रीजन ये है। लेकिन ये भ्रम धीरे धीरे अब किसानों का, मजदूरों का ये भी भ्रम धीरे धीरे टूट रहा है। आने वाले समय में आप देखना 101% परिवर्तन होगा, क्योंकि किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, अभी आप सवाल कर रहे थे कि सरकार कैसे जीत जा रही है, मतलब लोग जिता रहे हैं। जी। अगर लोग जिताए होते तो एक टैनी डैनी करके मिश्रा जी वो किसान के ऊपर थार चढ़ा दिए थे। अभी यहाँ रायसेन में किसानों के ऊपर फायरिंग हो गई थी। मजदूर आंदोलनरत है, किसान मजदूर आंदोलनरत है, व्यापारी आंदोलनरत है। कौन सा ऐसा वर्ग है जो आंदोलन नहीं कर रहा और मांगे नहीं कर रहा? जब 70-80% लोग आंदोलनरत हैं, अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको वोट दे के जिता कौन दे रहा है? इसलिए संदेह पैदा होता है कि जो सरकार बन रही है तो वोट चोरी और कहीं ना कहीं तकनीकी मिस्टेक, जिस तरीके से चुनाव आयोग कहीं ये फंडा अपनाता है, कहीं वो फंडा अपनाता है, पता चला एक एक आदमी 6-6 जगह वोट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव करा ले, बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा ले, तब जाके अगर आप सवाल पूछोगे तो हम ईमानदारी से कह पाएंगे कि नहीं, सत्ता ईमानदारी से जीती। अभी तो संदेह है, डाउट है। अब आपसे जानेंगे, जैसे कि चुनाव प्रणाली पे आपने सवाल किया, लेकिन अभी ओबीसी पिछले एक हफ्ते में ओबीसी वर्ग की 2 राजनीतिक पार्टियां नई आई हैं। एक पिछड़ा वर्ग यूनाइटेड एक पार्टी आई और एक ट्रिपल ए पार्टी के बारे में भी अमरपाल जी की आई। इन दोनों के नाम सामने आए हैं। तो ऐसी जो अलग अलग पार्टियां आएंगी, तो इसमें क्या ओबीसी वर्ग भ्रमित नहीं होगा या फिर बटेगा नहीं? मुझे लगता है ये, मैं भी एक दिन फेसबुक में देखा था कि यूपी में एक पार्टी बनी है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जो पिछड़ा वर्ग यूनाइटेड की बात कर रहे हैं पुरानी पार्टी है। इस संबंध में मुझे तो मालूम नहीं है, और ना भी ओबीसी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष मेरी सहभागिता है, न हमारे लोगों की। हमारी लड़ाई वर्तमान की परिस्थिति में है प्रतिनिधित्व की, और आज सत्ता में है सरकार भाजपा की। पिछड़े वर्ग की मुख्यमंत्री भी मध्य प्रदेश में है, सेंटर में भी माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग के। तो लड़ाई हमारे प्रतिनिधित्व की है। अगर प्रतिनिधित्व हमें सरकार नहीं दे रही है तो ये छलावा होगा, और जब नेक्स्ट चुनाव होगा तब चुनाव के टाइम पे देखते हैं कि क्या होगा। अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक ओबीसी महासभा जब से काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हुई है, तो एक हम देखते हैं कि जनरल वर्ग और ओबीसी वर्ग के बीच में एक खाई बढ़ गई, एक दरार देखी जा सकती है। पहले ओबीसी वर्ग और जनरल वर्ग काफ़ी घुल मिल कर रहते थे, कई आपसी सामंजस्य रहता था, लेकिन अब वैचारिक मतभेद भी देखे जाते हैं और वैचारिक मनभेद भी अब देखे जाते हैं कि दूरियां बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये जनरल से या कहें खासकर ब्राह्मण तबके से दूरियां ज़्यादा बढ़ी हैं, तो इसका क्या कारण देखते हैं? मुझे तो नहीं लगता, हम तो गांव घर में यहाँ भी सब भाईचारे के उसमें रहते हैं। देखिए, लड़ाई की कहानी, जो विसंगतियां, जो गतिरोध बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है, देखिए जैसे SC ST को 100% प्रतिनिधित्व मिल रहा है और EWS 10% जनरल को मिला, ओबीसी ने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन जब 27% की बात आ रही, तो ये जो ब्राह्मण सभा है या ये अन्य सभाएं हैं, ये जो पिटीशन लगा रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, और अभी 3-4 जो बाबा और से ये बोल रहे हैं कि नहीं, ओबीसी का विरोध करो, SC ST की धारा खत्म करो, संविधान पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि नहीं, संविधान निर्माता बाबा साहब नहीं थे। तो गतिरोध अगर कोई बढ़ा रहा है तो ये वर्ग बढ़ा रहा है, और ऐसे छोटे छोटे जो ऊट पटांग टाइप का व्यक्तित्व दे रहे हैं, बाबा साहब में दे रहे हैं, संविधान में दे रहे हैं कि रिजर्वेशन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, कई जगह हवन लगा रहे हैं। तो गतिरोध तो यहाँ से, लेकिन उसमें सबका लेना देना नहीं है। जो बुद्धिजीवी है, बाबा साहब को मानता है, अम्बेडकरवादी है, संविधानवादी है, उसके साथ में हमारा भाईचारा है, उनसे कोई गतिरोध नहीं है। तो जैसे कि एक और बात चलती है, खासकर एक बात आती है कि जो ब्राह्मण समाज है वो बाहर से आया है, यूरेशिया से आया है। इस बात में आप क्या मानते हैं कि क्या वो बाहरी हैं या आपके अपने हैं, क्या है इसमें?
मुझे लगता है जो सनातन अम्बेडकरवादी संविधानवादी है वो हमारे हैं, जो भाईचारा में जो न्यायवादी है वो भारतवासी है। अन्याय जो अन्याय अत्याचार कर रहा है वो नहीं हो सकता, क्योंकि जहां बात आती है अन्याय अत्याचार की, देखिए क्या एससी हिंदू नहीं है, क्या एसटी हिंदू नहीं है, क्या ओबीसी हिंदू नहीं है। अगर हमारे प्रतिनिधित्व का कोई विरोध कर रहा है तो वो भी तो ओबीसी है, वो हिंदू है ना। हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा है, और जो हमारा विरोध कर रहा है तो स्वाभाविक आदमी कहता है। मैं नहीं जानता हूं कि ये भाई इतनी पुरानी कहानी, वो तो ग्रंथों समाचारों में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मालूम हो जाएगा, लेकिन यहाँ का रियलिटी में मूल निवासी आदिवासी आदिकाल से था, है, और वही रियलिटी में भारत देश का वासी है। अब आपसे जानते हैं कि जैसे कि कई जगहों पर हम ये भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है जिसको 70% मिले, 80% मिले और वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, और SC ST वाला 40% 50% में क्वालिफाई कर जाता है, तो क्या ये उस व्यक्ति के साथ गलत नहीं है, या ये उसका शोषण नहीं, या उसकी शैक्षणिक क्षमता के बाद उसने जब उसने नंबर अर्जित किए और उस मेहनत का उसको प्रतिफल नहीं मिल रहा, तो क्या उसके साथ गलत नहीं हो रहा? ये कहना, अभी उत्तर प्रदेश दिल्ली में कई जगह कटआउट जो होता है ओबीसी का सबसे कम ज्यादा है और जर्नल का उसका कम है। ये कहना कि उनकी प्रतिभाएं मरी जाती हैं, कि प्रतिभाएं खत्म हो रही, मैं कहता हूं SC ST को उनके संख्या के अनुपात पर उनकी हिस्सेदारी मिल रही है। कभी SC ST का व्यक्ति गया कि हमारी प्रतिभा का हनन हो रहा है? वो तो अपने हक, जो उनकी प्रतिनिधित्व तो उसकी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जो आगे जा रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति, जब हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, या नौकरी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम प्रतिनिधित्व की बात करेंगे कि क्वालिटी की बात करेंगे? कि आज कोई व्यक्ति पढ़ के आ रहा है 89%, 80%, 85% लेके आ रहा है और वो रह जा रहा है, और देखिए 85% वाला रह जा रहा है और 75% वाला क्वालिफाई हो जा रहा है, 60% वाला क्वालिफाई हो जा रहा है, तो 85 वाले को बुरा नहीं लगेगा? मैं वही तो कहना चाहता हूं कि अभी कटआउट आया ओबीसी का ज्यादा है, जर्नल का कम है। ये बात मैं भी कह सकता हूं कि ओबीसी के लड़कों के साथ में प्रतिभा से खिलवाड़ हो गया, उनके इतने अंक। देखिए, एक ये छलावा है। क्यों छलावा है? इसलिए जो ओबीसी महासभा ने मांग की है कि एक बार आप जातिवार जनगणना करा लीजिए, और जो नारा देते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी दे दीजिए। हमारे गांव में, हमारे घर में एक चीज होती है कि एक पिता की 4 संतान है तो बंटवारा 1/4 ही होता है, लेकिन 1/4 होता है ना। मैं कहता हूं एक बार गणना करा लीजिए। अगर मैं कहता हूं जर्नल की 35% आबादी है तो 35% ले लो, SC ST तो ले ही रहा, जो ओबीसी है उसका दे दो, लड़ाई खत्म है। कोई ना कहेगा कि मेरा कोई खा रहा, कि वो कहेगा कि मेरा कोई खा रहा है। एक बार प्रतिनिधित्व मिलना तो चाहिए। और जो कह रहे हैं, मैं कहता हूं 90 साल 100 साल गुलामी किए, आज भी किसी के ऊपर बाथरूम की जाती है। छतरपुर में पता चला कि उस बाथरूम वो करके लेटरिन खा रहे। यूपी की घटना आई कि वो मंदिर में बुजुर्ग व्यक्ति बीमार था, उसके बाथरूम निकल गई तो उससे चटाया गया। तो इस विषय में भी कौन सोचेगा? सीधी में भी पेशाब कांड हुआ, सीधी में भी पेशाब कांड हुआ। तो ये जो घटनाएं घट रही हैं, सोचो ना कि आज भी लोगों की मानसिकता, मैं कहता हूं जात पात छूट जाए और अगर इस तरीके से ये लड़ाई भाईचारा बने, तो मुझे लगता है ऐसे नहीं। जब तक भाईचारा, जात पात 19-20 रहेगी, खाई रहेगी, ये चीजें आती रहेंगी। मेरे तो सरकार से पुनः मांग है कि डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में चुनाव लड़े और चुनाव जीते, उस टाइम पे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह ने वादा किया था कि हमारी दोबारा सरकार बनेगी तो हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन दोबारा का तिवारा सरकार बन गई। और आज भी जनगणना की कहानी जो 26 से हो रही, उसमें कहीं जाति का कॉलम नहीं है, कहीं वर्ग का कॉलम नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार चुनाव के इर्द गिर्द घूम रही है। बिहार यूपी के चुनाव में, चूंकि बिहार का चुनाव चालू आने वाले टाइम पे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे भी खिलवाड़ ना हो जाए। सरकार की नीति अच्छी नहीं समझ में। तो जैसे कि जातिगत जनगणना की बात पहले कांग्रेस ने उठाई और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी घोषणा की कि जातिगत जनगणना की जाएगी, लेकिन जातिगत जनगणना
की बात जैसे कांग्रेस ने हमेशा उठाई और लगातार राहुल गांधी उसके, तो ये प्रश्न क्या राहुल गांधी या कांग्रेस से भी नहीं बनता कि जब आपके पास पूर्ण बहुमत के साथ सरकारें रहीं तब आपने ओबीसी वर्ग को उनका हक क्यों नहीं दिया या जातिगत गणना क्यों नहीं करवाई? जैसे कि 2004 से 2014 तक तो कांग्रेस की भी सरकार थी, उनने उस समय क्यों नहीं की? देखिए, ये सवाल आपका जायज है और इस सवाल का जवाब हम माननीय राहुल गांधी जी से भी किए थे। हम लोगों को डेलीगेशन उज्जैन के बाजू में मिला था, तो जो आप हमसे सवाल पूछे यही सवाल हमने माननीय राहुल गांधी से पूछा था कि राहुल जी, आप संख्या के प्रतिनिधित्व की अधिकार की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार थी इतने सालों से, आपने जातिवार जनगणना और प्रतिनिधित्व करा के उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं दी? तब उनका वक्तव्य था कि नहीं, इसमें मेरी और मेरी पार्टी की गलती है और उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे हम जातिवार जनगणना कराएंगे और संख्या के अनुसार पर प्रतिनिधित्व की भागीदारी देंगे। सवाल पूछे हम लोगों ने। जी, अब जैसे कि एक चीज हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि आरक्षण सभी जगह लगभग SC ST तबके को लागू है। SC ST तबका को आरक्षण भी मिल रहा है और उनका अधिकार भी मिल रहा है, लेकिन आपने आज भी देखा होगा कि आज ST तबका जो है, ट्राइब जो कि आदिवासी, उसके साथ जो आज भी शोषण हो रहा है और आज भी वो अपनी जाति से हटकर धर्मांतरण करने भी कई जगह पे मजबूर होता है। तो क्या आरक्षण से ही उसको अधिकार मिलेगा? आरक्षण से ही क्या उसके जिंदगी में परिवर्तन आएगा? क्योंकि अधिकार तो उनको कई वर्षों से हैं। बाबा साहब ने, जब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और तब से उनको आरक्षण मिला है, लेकिन फिर भी उनकी आज भी स्थिति वही है। आज भी हम देखते हैं कि हम सोफे पे या कुर्सी पर बैठते हैं और वो नीचे बैठते हैं। आज भी हम देखते हैं कि वो हमारे साथ बात करने में हिचकिचाते हैं, वो समानता का भाव नहीं देखते हैं। चाहे वो जनरल हो चाहे ओबीसी हो, सभी से वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बात हकीकत है गांव में, और जो आज भी दायरा है उनका सीमित है। तो मैं बताया ना कि जब तक समानता की दृष्टिकोण में, भाईचारा की स्थिति में न आएंगे, और मुझे लगता है कि सरकार नीतियां बनाई SC ST OBC के लिए, तो मुझे लगता है नीति तो बन गई, लेकिन नीतियां जो बनने लगी वो पूंजीवाद की ओर चली गई। आज आप कह रहे हैं कि आज उनकी स्थिति क्यों है, मैं कहता हूं मेरे यहाँ SC ST है, मेरे यहाँ कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने मजदूर लोग काम कर रहे हैं। आज भी जो SC ST जो हमारे भाई लोग हैं, वो आज भी मजदूरी करने के लिए कहीं हरियाणा, कहीं बिहार, कहीं पंजाब, कहीं जा रहे हैं। अगर उनको रोजगार यहाँ मिले और अगर शिक्षा का अधिकार मिले, जो अच्छी शिक्षा मिले, आज प्राइवेट स्कूल ज्यादा हो रहे हैं, सरकारी स्कूल खत्म हो रहे हैं। आज अगर देखी जाए तो कई स्कूलों में हम लोग भी भ्रमण किए हैं, तो छतों से पानी आ रहा। कई एक सोमा हमारे यहाँ पंचायत है, वहाँ कहने के लिए तो माध्यमिक शाला है, लेकिन आज तक प्राइमरी और माध्यमिक शाला की बिल्डिंग भवन नहीं है। तो देश हमारा और जो नीति है ये प्राइवेट ओर जा रही है। पहले हम लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े, हो सकता है आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन आज अपने बच्चों को बस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे। तो कहीं ना कहीं जो नीति है, आज अगर वाकई में ईमानदारी से सरकार दलित पिछड़ों के लिए नीति बना ले और 100% उसका क्रियान्वयन हो जाए, तो मुझे लगता है वो अछूता न रहेगा और उसके अंदर भी जन जागृति और प्रोग्रेस उन्नति आ जाएगी। अब आपसे अंतिम प्रश्न के, राकेश सिंह जी जो राजनीति कर रहे हैं या लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो अगला चुनाव कौन सा लड़ते हुए देखे जाएंगे? 2027 में जिला पंचायत का, 2028 में बहुरीबंद से विधानसभा। अभी तो देखिए हम प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव के समय जब चुनाव आएगा तो देखते हैं कि लोग, सिंबल, पार्टियां, क्या परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उस टाइप का भी काम करेंगे। अभी तो ऐसी कोई रणनीति है नहीं है। तो भविष्य में कुछ तो विचार होगा कि जैसे कि बहुरीबंद क्षेत्र की मांग है, क्षेत्रीय विधायक चाहिए, इच्छा क्या अगली जो मांग है उसको पूर्ण करने के लिए सामने आएंगे? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय मांग है, मैं तो कहता हूँ 2 पार्टियां 3 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय लेवल की हैं। मुझे नहीं, अगर किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि बना देते, मैं संतुष्ट हूँ और उसके साथ में लग जाऊंगा। मुझे लगता है कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो मिलना चाहिए।
जबलपुर, कटनी, सिहोरा। कुछ दिनों के बाद में सोच लिए कि हम लोग जब से होश संभाले तब से फर्स्ट वोट डाले और आज भी वोट डाल रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र वालों को वोट नहीं डाल पा रहे। तो मुझे लगता है, आशा है, और चूंकि एक समन्वय होता है, हर लोग चाहता है कि हमारे जब अपनी गांव का आदमी सरपंच बना रहा, बीडीसी बना रहा, जिला पंचायत सदस्य बना रहा, तो ये नहीं बनेगा कि मेरे यहाँ के विधायक सांसद हो। हमारे यहाँ की विधानसभा एक है और हमारे यहाँ की लोकसभा खजुराहो लग रही है। भिंड का आदमी खजुराहो से सांसद बन रहा है और से बोहरीवन से बाहर के विधायक बन रहे, और हमारे क्षेत्र का आदमी वोटर बना है, तो निश्चित तौर पर इसमें अग्रसर हैं। और जैसे ये राष्ट्रीय जो पार्टियों की चर्चा अपन करते हैं, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, अगर किसी से अवसर मिलता है तो किससे जुड़ना चाहेंगे? अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, परिस्थितियां क्या होती हैं, हम जुड़ेंगे उससे जो संविधान की लड़ाई लड़ेगा, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेगा, भाईचारा की और संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की जो बात करेगा, आने वाले समय में उससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि लड़ाई हमारी जिसकी है उस क्षेत्र में जाएंगे। तो राकेश जी, इनडायरेक्टली आपने एक हिंट तो दे ही दिया आखिरी में। आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे राकेश लोधी जी, जो कि ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उन्होंने अपने ओबीसी वर्ग के साथ साथ उन वर्गों की भी बात की जो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं। बहुरीवन क्षेत्र की बात भी की कि वहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, उनको भी उन्होंने प्रकाश डाला। किस प्रकार बहुरीवन क्षेत्र आज भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के लिए डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, उसकी बात भी रखी। और साथ ही साथ उन्होंने एक और विश्वास दिलाया जिसके बारे में लोग कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और उन्होंने आज विश्वास दिलाया हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति भी परेशान होता है और वो अपनी समस्या या अपने प्रताड़ना को ओबीसी महासभा के पास या राकेश लोधी जी के पास लाता है, तो उसकी भी वो आवाज़ पुरजोर तरीके से बुलंद करें।